हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेआरएफ निशा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दिसंबर 2023 के ऑल पीवाईक्यूज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। ये हमारे वीडियो का नाइन्थ पार्ट है। इससे पहले हमने 8 पार्ट में काफ़ी शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं वो कवर कर लिए हैं। लास्ट क्लास में हमने 22 तक किए थे, आज हम करते हैं 23 से। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि न्याय सिलोजिज्म है, उसमें 3 प्रीपोजिशन होते हैं। न्याय के अकॉर्डिंग अपने क्या 3 प्रीपोजिशन होते हैं, क्या ये सही बोल रहा है? और अरिस्तु था, उसके अकॉर्डिंग क्या 5 प्रीपोजिशन होते हैं, ये आपको बताना है। क्या इसने सही बोला है? तो इसका आंसर आ जाएगा कि दोनों के दोनों गलत है, क्योंकि दोनों ने उल्टा बोला है। जो न्याय था, न्याय सिस्टम था अपना, जो इंडियन लॉजिक में था, न्याय सिस्टम ने 5 बोला था। 5 परिपोजिशन होती है। कौन सी? फुन, अपनी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, फुन ट्रिक होती है। इसका मतलब परसेप्शन, हेतु, उदाहरण और उपमा और निगमन। ठीक है ये। और जो अरिस्तु थे उसने 3 प्रीपोजिशन बोला था, प्रीमाइसिस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन, PPC। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत बोला हुआ है। फिर हम देखते हैं 23 क्वेश्चन। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यूनिवर्सिटी सजेस्टेड बाय नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन ने यूनिवर्सिटी को सजेस्ट किया था कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के जरिए। तो इसको आपको बताना है कौन सा सही है, बताइए आप। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, बी और ई। ए, बी और ई। फर्स्ट ठीक है कि वाइस चांसलर को अगर आप अडॉप्ट करते हो या फिर अपॉइंट करते हो तो उसके एकेडमिक लेवल पे, उसकी क्रेडेंशियल जो लेवल है ना, उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, उसकी काबिलियत के अकॉर्डिंग। डीपोलिसिटाइजेशन कर दो अपॉइंटमेंट का। जो पॉलिटिक कनेक्शन है ना, उनको आप क्या कर दो, रद्द कर दो। यानी कि जो सिफारिश के थ्रू हम अपॉइंटमेंट कराते हैं उसको रद्द करो, बंद करो उसको। क्रिएशन एक गुड रिसर्च एनवायरनमेंट, एक अच्छा रिसर्च एनवायरनमेंट बनाओ। ठीक है, ये कह रहा है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सिटी, ये तो गलत बोल रहा है कि सारे के सारा जो पावर है, सारा कंट्रोल है वो एक यूनिवर्सिटी के पास हो, बिल्कुल गलत है। रिस्ट्रिक्शन लगा दो एकेडमिक फ्रीडम पर, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ये 3 पॉइंट अपने सही है कि फ्रीडम फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन का थोड़ी ना बोलेंगे। फिर पैरालिंग्विस्टिक फीचर है, एक्सप्रेस करती है हमारे इमोशन को, कम्युनिकेट करती है पर्सनैलिटी ट्रेट के साथ में। क्या ये सही बोल रहा है? फिर a suitable use of vocal inflation can provide special significance to verbal message, कि जो हम वर्बल इन्फ्लेशन का यूज करते हैं, क्या वो हमारी वर्बल मैसेज को सुटेबल इमोशन, सुटेबल वैल्यू है वो देता है नहीं देता, ये आपको बताना है। इसका आंसर अपना हो जाएगा क्या? फर्स्ट, दोनों के दोनों ठीक है। क्योंकि जो हमारी पैरा लैंग्वेज होती है, यानी कि साइन लैंग्वेज होती है, नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है, वो हमारे इमोशन को बताती है। हम मुंह से बोल के तो बोलेंगे कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं अंदर से रो रही होंगी तो वो मेरे फेस से पता चल जाएगा। अगर मैं सैड होंगी और मैं बोलती हूँ नहीं मैं सैड नहीं हूँ, तो वो भी पता चल जाएगा। तो हमारी पर्सनैलिटी को, है ना, हमारे इमोशन को बताती है पैरा लैंग्वेज। और पैरा लैंग्वेज का मतलब जो नॉन वर्बल हो, जिसके अंदर टोन भी आती है, पिच भी आती है, स्ट्रेस भी आता है। जैसे मैंने बोला पैरा लैंग्वेज, मैंने ऐसे बोला पैरा लिंग्विस्टिक फीचर एक्सप्रेस इमोशन एंड कम्युनिकेट पर्सनैलिटी ट्रेट। तो देखो मैंने 2-3 वर्ड पे ज्यादा स्ट्रेस दिया, ये मेरी पैरा लैंग्वेज है, ये मेरी पर्सनैलिटी को बताती है ना, कि मैं कौन सी टोन का, कौन सी पिच का यूज कर रही हूँ। ये बताएगी आपको कि मैं एक अच्छी टीचर हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं ऐसे बोलती पर्सनैलिटी फीचर एक्सप्रेस इमोशन एंड कम्युनिकेट पर्सनैलिटी ट्रेट, तो आपको कुछ मजा आता, आपको पर्सनैलिटी पता चल जाती कि इसके बस की बात नहीं है पढ़ाना, ये एक ही टोन में बोले जा रही है। लेकिन मैं आपको पढ़ाती हूँ कि सुटेबल यूज ऑफ वोकल इन्फ्लेशन कैन प्रोवाइडेड स्पेशल सिग्निफिकेंट टू वर्बल मैसेज। वर्बल मैसेज, तो यहाँ पर मैंने किस पे स्ट्रेस दिया? वर्बल मैसेज पे दिया। यानी कि मेरी टोन जो है वो ऊपर नीचे ऐसे होती रहती है ना, और यही अच्छी टोन मानी जाती है। तो स्ट्रेस देते हैं, वोकल हमारा बोलने का लहजा, तरीका, राइम, ये सब चीज पैरा लैंग्वेज में आती है। ठीक है। और अगर हम सबटिल यूज ऑफ वोकल इन्फ्लेशन, वोकल इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया, कभी ऊंची होना आवाज, कभी नीची होना, किसी चीज पे ज्यादा स्ट्रेस देना, किसी चीज पे कम देना, ऐसे ऐसे जो चलती है वो वर्बल लैंग्वेज को और अच्छा बनाती है। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अब देखिए, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए से ई जो फायरवेल के बारे में है कंप्यूटर नेटवर्क के, क्या वो सही है? मतलब कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवेल जो होती है उसके बारे में सही है, वो आपको बताना है। बताइए आप।
कि फायरवॉल है वो ओनली अवेलेबल होती है हार्डवेयर डिवाइसेस में, और वो सिर्फ ट्रैफिक के एंट्री को ही एग्जामिन करती है कि किस नेटवर्क के थ्रू नेटवर्क जो ट्रैफिक आ रहा है उसको देखती है। या फिर फायरवॉल अलाउ करती है यूजर को कि सेट रूल फॉर नेटवर्क ट्रैफिक, ट्रैफिक के लिए रूल भी बनाती है कि कौन सा इस नेटवर्क में कौन कौन से कहाँ से आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते। एक बार मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फायरवेल विल ऑटोमेटिकली स्टॉप ऑल मोलिशियस ट्रैफिक। क्या फायरवेल है वो सारे के सारे मोलिशियस ट्रैफिक को ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगी। फायरवेल बैकअप ऑल डाटा इज ट्रांसमिटेड अराउंड ए नेटवर्क। जो फायरवेल है वो क्या सारे डाटा को बैकअप ले सकती है किसी नेटवर्क के थ्रू। और फायरवेल कैन यूज टू ब्लॉक एक्सेस टू सर्टेन वेबसाइट। क्या सर्टेन वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती है, उसको एक्सेस करने के लिए भी यूज होती है, ये आपको बताना है। आप बताइए। 1 सेकेंड का टाइम देती हूँ आपको मैं, 1 से 2 सेकेंड का। देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट, कि ये सिर्फ 1 सेकेंड, ये देखो 1, 2 और 3। फर्स्ट इसका आंसर हो गया A, C और D। क्या बोलता है ये, देखो फायरवेल क्या होता है, फायरवेल ना एक दीवार की तरह, फायरवेल का नाम मतलब आग की दीवार, आग की दीवार जो कि बाहरी चीजों को रोकेगी। फायरवेल होता है ना वो एक एंटीवायरस की तरह काम करता है, एंटीवायरस है ना, जो हमारे कंप्यूटर में आता है, जो वायरस को आने से, मॉलिशियस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, मतलब जिनकी नीयत गंदी हो, मोल मतलब मैल मैल हो जिसकी नीयत में। मालिशियस सॉफ्टवेयर जैसे कि जो डाटा हैक करते हैं हमारे, है ना, हैकर होते हैं, उन्होंने बनाए होते हैं मालिशियस सॉफ्टवेयर, जिनकी गंदी नीयत होती है, जो डाटा को चुराने के लिए आते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, स्पाईवेयर हो गया, वायरस हॉक्स हो गया, और ट्रोजन हॉर्स हो गया, ये सारे जो होते हैं ना वायरस, उनको बोलते हैं मालिशियस सॉफ्टवेयर। तो ये मालिशियस सॉफ्टवेयर को रोकता है। हाँ, रोकता है, ये तो बिल्कुल सही बोला है। तो सी तो आना है अपना, जिसमें सी नहीं है उसको कट कर दो। इसमें भी सी नहीं, इसमें भी सी नहीं है, इट मीन्स इन दोनों में से कोई होगा। ठीक है, साथ में ये क्या करता है, हार्डवेयर डिवाइसेस में आता है, और ये ट्रैफिक में कौन एंटर करेगा उसको देखता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वॉल की तरह काम करता है। जैसे एक वॉल है, वो बताते हैं कौन एंटर करेगा कौन नहीं, वैसे ही फायरवॉल है हमारे कंप्यूटर में नेटवर्क के थ्रू कौन कौन सी चीजें आ सकती है वो अलाउ करेगी। अगर कोई वायरस वाली चीजें हैं तो उसको अलाउ नहीं करते। जैसे हमारे फोन में अगर हम कोई चीज गूगल क्रोम से डाउनलोड करते हैं तो लिखा आ जाता है ना कि दिस फाइल माइट बी हार्मफुल टू योर डिवाइसेस, है ना, तो ऐसे बता देती है। ट्रैफिक आने से, हमारे जो नेटवर्क उसमें आने से रोकती है। जैसे कई बार हमारे कंप्यूटर में ना कोई चीज डाउनलोड करते हैं जिसमें वायरस होते हैं या कोई और चीज होती है, तो हमारा कंप्यूटर बता देता है भाई, ब्लॉक कर देता है उस साइट को, कहता नहीं आ सकती, फिर हमें डिफेंडर को ऑफ करना पड़ता है, फिर हम करते हैं। तो नेटवर्क, बाहरी नेटवर्क को आने से पहले एग्जामिन करेगा कौन सा सही है कौन सा नहीं, फिर अलाउ करेगा। ठीक है, ये रूल प्रोवाइड तो नहीं करता, बिल्कुल गलत है, रूल तो नहीं बनाता है। तो बी जहाँ पे आ रहा है वो गलत तो हमने कर ही दिया। तो ए आना है और सी भी आना है, ए और सी। डी देख लेते हैं, डी क्या है, कि बैकअप लेगा ऑल डाटा को जो कि एक नेटवर्क के आसपास है वो ट्रांसमिट किए जाते हैं, यानी कि आर पार जो डाटा होता है उसका बैकअप भी लेता है, बिल्कुल सही है, तभी तो पता चलेगा ना। ब्लॉक का एक्सेस करता है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोलता है, हिंदू कॉलेज इन बनारस सेट अप बाय एनिमी बिशप बिफोर इंडिपेंडेंस प्रपोज टू इम्पार्ट। हिंदू कॉलेज था बनारस में, वो एनी बिशप से पहले और इंडिपेंडेंस से पहले इम्पार्ट किया गया था, किस चीज के लिए किया गया था वो आपको बताना है। बताइए, मैं इतने चार्जर का बटन ऑन कर लेती हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपना सेकंड, कि रिलीजियस और मोरल एजुकेशन के लिए किया गया था बनारस में। जो हिंदू कॉलेज था वो किसके लिए था, रिलीजियस के लिए और मोरल एजुकेशन के लिए। फिर आता है 27 क्वेश्चन। ये कहता है कौन सी गैसेस है जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करेगी ग्लोबल वार्मिंग के अंदर अंदर। तो ये मैंने आपको पहले उस लास्ट क्लास में बताया था कि जो 6 ग्रीन हाउस गैसेस थी उसके नाम बताए थे ना, रिमेम्बर करवाए थे आपको अच्छे से। तो आपको इसको देख के आइडिया लग रहा होगा कि कौन सी सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग है वो फैलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है अपनी इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा मात्रा में है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग को क्या बढ़ाती है।
और जो ये CFC है ये ओजोन के लिए होती है। सल्फर हेक्साफ्लोराइन ये भी उसके लिए है, अपने ओजोन लेयर के लिए। और मीथेन भी, ये सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, थोड़ी मात्रा में होती है लेकिन ज़्यादा टॉक्सिक होती है। 28 क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म, ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू एन give an undertaking while submitting a thesis stating the document is our original work which is free from any plagiarism। ये कहता है कि यूजीसी की जो गाइडलाइन थी, रेगुलेशन थी 2018 की, उसमें कहते हैं प्लेजरिज्म से बचने के लिए एक स्टूडेंट है उसको क्या बोला जाता है कि जब आप अपनी थीसिस को सबमिट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ओरिजिनल वर्क को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देना पड़ेगा जो कि प्लेजरिज्म फ्री हो। क्या ऐसा ही बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ये कहता है कि प्लेजरिज्म से बचने के लिए रिसर्चर और सुपरवाइजर को क्या नहीं रिक्वायर टू सर्टिफाई दैट वर्क डन बाय रिसर्चर अंडर हिज प्लेजरिज्म फ्री। ये नहीं दिखाना चाहिए कि उसने जो काम करा है वो प्लेजरिज्म फ्री है। क्या ऐसा ही बोल रहा है। मतलब प्लेजरिज्म से बचने के लिए सुपरवाइजर को ये नहीं बताना चाहिए, सर्टिफाई नहीं करना चाहिए कि जो काम उसने करा है वो प्लेजरिज्म फ्री है। क्या वो सही बोल रहा है। तो ये बिल्कुल ही गलत बोला इसने, सेकंड वाला। फर्स्ट तो सही बोला है कि अगर उसको दिखाना है कि मेरा प्लेजरिज्म फ्री है तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दो उसको, है ना, पता चल जाएगा। ये बोल रहा है कि अगर आपको प्लेजरिज्म फ्री दिखाना है तो उसको बताओ ही ना कि प्लेजरिज्म फ्री या नहीं है, डॉक्यूमेंट दिखाओ ना, ये तो गलत बात हुई ना। तो फर्स्ट ठीक है, सेकंड गलत है। दिखाना चाहिए अपने को ओरिजिनल। अगर हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो हमें ओरिजिनल डाटा रखना होता है। SLR को हम भेजते हैं, है ना, हमसे मांग सकते हैं वो दिखाओ। और हम पब्लिश करवाने से पहले उसको क्या करते हैं, प्लेजरिज्म चेक करवाते हैं। प्लेजरिज्म चेक करवाते हैं तो वो जो रिपोर्ट आती है प्लेजरिज्म चेक की, वो रिपोर्ट भी हमसे मांगते हैं, वो हमें देनी पड़ती है। अब देखिए 29 क्वेश्चन क्या कहता है। इन राउंड रोबिन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल और कंप्लीट ए टास्क। जो राउंड रोबिन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट आपस में इकट्ठे मिलकर किसी एक टास्क को अचीव करने के लिए, किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। इन ग्रुप इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी, यानी कि ग्रुप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो जो कोऑपरेटिव लर्निंग की स्ट्रेटजी होती है उसमें स्टूडेंट क्या करेगा, अपने आइडिया को, अपने सॉल्यूशन को, अपने थॉट्स को ग्रुप के साथ क्या शेयर करेगा। दोनों ही बोल रहे हैं बस कि ये इस रोबिन वाली स्ट्रेटेजी है, क्या उसमें सारे बच्चे मिलकर आपस में काम करेंगे या फिर ग्रुप इन्वेस्टिगेशन में काम करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा कि दोनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन होता है ना उसमें स्टूडेंट किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपस में काम करते हैं। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें किसी काम को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, वो आपस में एक कॉमन गोल को शेयर करने के लिए, एक पर्पस के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि JRF को क्लियर करना है, ये हमारा कॉमन गोल हो गया। हम चारों का कॉमन गोल क्या हो गया, JRF क्लियर करना है। इसलिए हमने क्या करा, ग्रुप बना लिया और फिर उसमें स्टडी करी तो वो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन में आ गया। जो राउंड रोबिन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी है इसमें हम क्या करते हैं, राउंड रोबिन कोऑपरेटिव लर्निंग, देखो इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग आया ना, कोऑपरेटिव लर्निंग यहाँ पर भी आया। इसमें क्या करेगा, स्टूडेंट है टेक टर्न शेयरिंग। तो इसमें स्टूडेंट है ना अपने आइडिया को, अपने सॉल्यूशन को दूसरे ग्रुप के साथ शेयर करेगा। देखो इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। जो रॉबिन राउंड कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी है उसमें तो एक बंदा अपने सारे आइडिया को ना सारे लोगों को शेयर करेगा, एक बंदा था वो ग्रुप में शेयर करेगा आइडिया को। और जो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन है उसमें सारे के सारे जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को आइडिया शेयर करेंगे, इसको ये इसको ये इसको ये इसको इसको ऐसे। ठीक है, तो अपना हो गया सेकंड। अब देखते हैं 30 क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि जो मोनेस्ट्री ऑफ विक्रमशिला है उसमें प्रोसिस्ट किया गया एक यूनिवर्सिटी को 6 कॉलेज में। ऐसा ही बोल रहा है। जो विक्रमशिला की मोनेस्ट्री थी उसमें 6 कॉलेजेस में बांटा गया यूनिवर्सिटी को। विक्रमशिला वेल नोन सेंटर ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म एंड अट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम द अदर कंट्री। विक्रमशिला क्या तांत्रिक विद्या के लिए जानी जाती है और इस क्या ये बाकी कंट्री के स्टूडेंट को अट्रैक्ट करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, दोनों बिल्कुल ठीक है। जो मोंटेस्ट्री था विक्रमशिला का वो यूनिवर्सिटी में 6 कॉलेज खोले गए थे। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और विक्रमशिला तांत्रिक विद्या के लिए जानी जाती है जो कि बाकी स्टूडेंट को भी अट्रैक्ट करती है, ये भी बिल्कुल सही है।
ये मैं आपको कॉन्सेप्ट तो देखो आराम-आराम से समझा रही हूँ, थोड़ा फ़ास्ट इसलिए बोल रही हूँ ताकि कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ, आपका टाइम सेव हो जाए, है ना? आपका टाइम सेव करना चाहती हूँ मैं, इसलिए ही मैं थोड़ा आपको फ़ास्ट-फ़ास्ट करवा रही हूँ। अदरवाइज़ वो मैं 10 क्वेश्चन में पूरी 1 घंटा लगा सकती हूँ बाकी लोगों की तरह। आराम-आराम से बोल-बोल के, आराम-आराम से पढ़ा-पढ़ा के, पूरे 1 घंटा में 10 क्वेश्चन आपको करवा के मैं जा सकती हूँ। इससे बल्कि मेरा ही बेनिफिट होगा। कैसे? क्योंकि मैं आपको कम क्वेश्चन करवाऊँगी, है ना? और टाइम ज़्यादा लूँगी, तो मेरे व्यूज़ आएँगे और मेरी वीडियो भी ज़्यादा बनेगी, है ना? जहाँ एक स्लाइड मैं 10 दिन चलाती हूँ या एक स्लाइड मैं 5 दिन चलाती हूँ मान लो। एक स्लाइड जहाँ मैं 5 दिन चलाती हूँ, वो स्लाइड मेरी 15 दिन चल जाएगी, है ना? तो एक तो मेरा स्लाइड बनाने का टाइम बच जाएगा। दूसरा आपको दूसरा मेरे को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। एक ही टॉपिक पे 10 बार वीडियो बना पाऊँगी मैं। तो मेरे को व्यू भी आएँगे, है ना? ऐसे हो सकता है ना? लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ताकि आपका भी टाइम सेव हो और मेरा टाइम तो मेरे को पता लगता है। जैसे मैंने आपको कोर्स करवाया टीचिंग का, है ना? और ये जो पीवाईक्यू करवा रही हूँ, तो इसमें मेरा कितना टाइम जाता है? क्योंकि मेरे को अब मैं जल्दी-जल्दी करवाती हूँ, तो मेरे को स्लाइड भी बनानी पड़ती है। मेरे को मेरा पूरी-पूरी क्लासेस छोड़ के, मेरा रिसर्च पेपर का काम छोड़ के, सारा काम छोड़ के आपके लिए स्लाइड्स बनानी पड़ती है। पीवाईक्यू टाइप करने पड़ते हैं, है ना? ये पीवाईक्यू वाले लेके आनी पड़ती है। फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। फ़ास्ट-फ़ास्ट करवाती हूँ, तो जल्दी-जल्दी खत्म होता है। खत्म होने के बाद में फिर दोबारा नया काम करना पड़ता है ना? फिर मेरे पास मटेरियल नहीं रहता, उसकी शॉर्टेज हो जाती है, फिर मेरे को बनाना पड़ता है। तो इसमें मेरा थोड़ा नुकसान है बट आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, फ़ास्ट करने का थोड़ा। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्किप करा रही हूँ, बस थोड़ी स्पीड मेरी तेज़ है बोलने की, है ना? बिना रुके जल्दी-जल्दी बोल के आपको समझा रही हूँ ताकि आपका कम टाइम में ज़्यादा आप अच्छे से कर पाओ। देखिए, कौन-सी थ्रेट है इंटरनल वैलिडिटी में किसी इन्वेस्टिगेशन की, है ना? इन्वेस्टिगेशन की इंटरनल वैलिडिटी में थ्रेट कौन-कौन से आते हैं, ये आपको बताना है। हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन और मैच्योरेशन। ईज़ी सा आंसर है, इसका आ जाएगा 4th ए, बी, सी क्योंकि डाटा हिस्ट्री ये कहता है कि किसी इन्वेस्टिगेशन में ना इंटरनल वैलिडिटी कौन-सी होती है। इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट है यानी कि चुनौतियाँ। मतलब कि जो वैलिड क्या होता है कि जो डाटा हम मेज़र करना चाहते हैं क्या हम वही मेज़र कर रहे हैं, है ना? वैलिड है डाटा या नहीं है। ऐसे तो नहीं है कि डाटा ही इनवैलिड हो गया, डाटा ही इनएक्यूरेट हो गया, डाटा ही गलत हो गया, है ना? डाटा पुराना हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये होता है वैलिड लेकिन वैलिडिटी में थ्रेट यानी कि चुनौती वैलिडिटी में चुनौती का मतलब कि वैलिडिटी कब नहीं होएगी वैलिडिटी तब नहीं होएगी जब डाटा हिस्ट्री बन चुका हो यानी कि देखो कि डाटा ओल्ड हो चुका हो तब इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंटेशन में भी क्या डाटा है वो खराब हो गया हो ठीक है मैच्योरेशन यानी कि डाटा है वो मैच्योर हो गया हो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मैंने 10 स्टूडेंट को लिया 100 को लिया 100 स्टूडेंट से डाटा लिया उसमें से मेरे 10 स्टूडेंट तो आधा डाटा दिया आधा छोड़ के भागे वो डाटा क्या हुआ बेकार हो गया इंस्ट्रूमेंट हो गया डाटा ठीक है डाटा 10 स्टूडेंट ने छोड़ के भागे आधा डाटा दिया वो खराब हो गया डस्टबिन में फेंका फिर 90 स्टूडेंट बच गए 90 से ले रही थी है ना कुछ एक दोबारा छोड़ के भाग गए या जिसने दिया ओल्ड डाटा दिया या फिर लेट डाटा दिया इतने में जैसे 23 में मांगा था 24 में दे दिया इतने में वो डाटा वो ओल्ड हो गया मैच्योर हो गया है ना तो ये आते हैं अपनी वैलिडिटी में थ्रेट्स अब देखिए 32 क्या कहता है टाइप्स ऑफ मेटा कम्युनिकेशन के क्या टाइप्स होते हैं एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट वर्बल और नॉन वर्बल comments about non-verbal behavior sarcastic remark comments on other communication behavior और aggressive with a smile मेरे को तो पता चल गया इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर आ जाएगा सेकंड इसका आंसर क्या आ जाएगा सेकंड कैसे आया देखिए यहाँ से देखिए नॉन वर्बल से नॉन वर्बल डी से स्टार्ट करो आप देखो डी का क्या आएगा कि हम ना एग्रेसिव गेस्चर देखो नाम से पता चल रहा है ना गेस्चर यानी कि इशारे गेस्चर मतलब इशारे इशारे करा हमने एक स्माइल के साथ मॉडिफाइड स्माइल के साथ में है ना एग्रेसिव नेचर था हमारा मतलब इशारा तो क्या था गुस्सा इशारे में तो मेरे को लग रहा था मेरी बॉडी लैंग्वेज देखिए गेस्चर का मतलब एक्चुअल मीनिंग होता है हमारे जो हाव भाव क्या होते हैं हाव भाव ये हमारे हाव-भाव देख के तो लग रहा था कि हम क्या है एग्रेसिव है, गुस्से में है, लेकिन हमने मॉडिफाई कर दिया उसको एक स्माइल के साथ में, है ना? अंदर से गुस्सा, बाहर से हम स्माइल कर रहे हैं, तो वो नॉन वर्बल में आ जाएगा। तो यहीं से आपका बन गया कि डी का 1 जिसमें है वो अपना हो जाएगा आंसर। फिर भी हम देख लेते हैं ए का 2
जो एक्सप्लिसिट मतलब कि हमने नॉर्मली डायरेक्टली बोल दिया, तो कमेंट कर दिया दूसरों के बिहेवियर पे, ठीक है। इम्प्लिसिट का मतलब कि अपने आप समझना, हमने बोला नहीं है, इम्प्लाइड है, तो बी का आ जाएगा 3, यानी कि सरकास्टिक वे में हमने बोला, उसको समझ में नहीं आया, डायरेक्टली नहीं बोला। इम्प्लिसिट में तो हमने डायरेक्टली कमेंट कर दिया दूसरों के बिहेवियर पे कि तू तो गंदा है, हमने सीधा ही बोल दिया उसको डायरेक्टली, तू तो गंदा है, तो दूसरों पे हमने कमेंट कर दिया दूसरों के बिहेवियर पे, तो एक्सप्लिसिट में आ जाएगा। इम्प्लिसिट में मैंने बोल दिया हाँ हाँ तू तो हमेशा अच्छा ही काम करता है, तू कभी गलत कर ही नहीं सकता, है ना। तो हम ये sarcastic वे में बोल रहे हैं, यानी कि हम उसकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन वो साफ साफ नहीं करे, इम्प्लिसिट, है ना, जो हम साफ डायरेक्टली नहीं करते हैं। वर्बल में क्या आ जाएगा, फिर वर्बल में आ जाएगा कि कमेंट कर रहे हैं हम नॉन वर्बल बिहेवियर के साथ, नॉन वर्बल के साथ जो करते हैं वो वर्बल आ गया, ठीक है। तो ये था अपना आंसर। अब देखिए 33 क्या कहता है कि नेचुरल ऑक्यूरिंग वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली ऑक्साइड करते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से। जो वोलेटाइल वीओसी है, क्या वो इन दोनों से बनते हैं, सीओ से और CO2 से। एंथ्रोपोजेनिकली एमिटेड वीओसी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंफॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। क्या जो एंथ्रोपोलॉजिकली मतलब कि ह्यूमन के द्वारा की गई एक्टिविटी, ह्यूमन के द्वारा की गई एक्टिविटी है, क्या वो भी वीओसी बनाने में, स्मोक बनाने में एक रोल प्ले करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट, कि दोनों सही है, कि जो नेचुरल ऑर्गेनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेचुरल वीओसी है। वीओसी क्या होता है, जैसे कि अपना वाटर वेपर होता है, पानी की भाप, वाटर वेपर होता है, पानी की भाप होती है, धुआं होता है, कुकर की सीटी होती है, कुकर की सीटी, है ना, गीजर का होता है, ये सारे क्या होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो इन्वायरमेंट में जाके थोड़े ही समय में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो इन्वायरमेंट में जाएंगे, जाने के थोड़े समय बाद में अपने आप नष्ट हो जाएंगे, वो वीओसी होते हैं। तो ये ऑक्सीडाइज कैसे होते हैं, ये सीओ के साथ मिलके, CO2 के साथ मिलके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और वीओसी बनाने में जो ह्यूमन की एक्टिविटी है ना, वो ज्यादा रोल प्ले करती है ना। अब हम देखो, कुकर का सीटी निकलते हैं, उससे भाप बन जाती है ना, परांठे बनाते हैं हम, उससे भी भाप बन जाती है एकदम से, तो ह्यूमन की एक्टिविटी होती है ना। देखिए 34 क्या कहता है, फेलियर टू अंडरस्टैंड द कल्चर इन्वायरमेंट कैन लीड टू, कि फेल टू अंडरस्टैंड द कल्चर इन्वायरमेंट, कि कल्चर के इन्वायरमेंट को समझने में हम फेल हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंफॉर्मेशन रिचनेस, एग्जीबिशन, हाइब्रो कम्युनिकेशन या मिस कम्युनिकेशन। हम किसी के कल्चर को समझने में, वो क्या हो गए, किसी के एनवायरनमेंट को समझने में फेल हो जाते हैं, तो क्या कहलाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे मिस कम्युनिकेशन, क्योंकि हमने किसी की बात को नहीं समझा, किसी के टॉपिक को नहीं समझा, क्या बोलना चाहता था, तो वो मिस कम्युनिकेशन हो गया। हाइब्रो मतलब कि अच्छे से समझ गए, है ना, बताने की जरूरत नहीं पड़ी। एग्जीबिटिज्म, एग्जीबिट करा हमने। इंफॉर्मेशन रिचनेस, इंफॉर्मेशन भरपूर मात्रा में दी हमने। वन क्वेश्चन और कर लेते हैं आई थिंक, उसके बाद में हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे। देखो, एब्सेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर केस टूथ डिके। अगर पानी में फ्लोराइड की मात्रा कम हो तो टूथ डिके, उसके वजह से टूथ डिके ये बीमारी हो जाती है ना, मतलब कि दांत खराब हो जाते हैं। एब्सेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, वाटर कॉज मोटलिंग ऑफ टीथ ऑल्सो नोन एज डेंटल फ्लोरेंस, कि अगर पानी में फ्लोराइड की मात्रा कम हो तो उससे हमारे दांत में क्या हो जाते हैं, फ्लोराइसिस हो जाते हैं, तो डेंटल यानी कि दांत खराब हो जाते हैं। क्या ये सही बोल रहे हैं, दो बीमारी के नाम दे दिए अपने को, तो फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, क्योंकि टूथ डिके, दांत डिके मतलब कि खत्म होते जाना, नष्ट होते जाना, शरण दांतों का, दांत धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट कर जाते हैं अगर अगर फ्लोराइड नहीं होता तो। लेकिन ये बोलता है कि फ्लोराइड नहीं होता, हाँ, तो डेंटल फ्लोराइसिस हो जाते हैं, नहीं फ्लोराइसिस नहीं होता, दांत है वो थोड़े थोड़े बस झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि थोड़े थोड़े दांत खराब होने लग जाते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। ये है अपनी नंबर सीरीज, तो हम यहीं पे इसको मार्क कर देते हैं, यहीं से हम कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या फिर करें एक सीरीज, बताइए आप, आपको क्या लगता है, कल ही कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।